हेलो मित्रों, मैं अभिषेक द्विवेदी आपका गुरु ज्ञान चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो आज आपके 19 तारीख को बंगाल और उड़ीसा के तट पे टकराने वाला है, चक्रवात अम्फान। आज हम लोग जानेंगे अम्फान है क्या, इसका नाम कैसे दिया गया और चक्रवात क्या होता है, चक्रवात बनते कैसे हैं, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। आज हम लोग कुछ इसी बातों पे चर्चा करने वाले हैं। तो हम लोग प्रारंभ करते हैं अम्फान तूफान से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरे बंगाल के भारत के कई राज्यों में भारी वर्षा व तूफान के आने के संकेत बताए जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण अम्फान तूफान है, जो बंगाल की खाड़ी से दक्षिण पूर्व भागों के निम्न दबाव क्षेत्र से के कारण बनना प्रारंभ हुआ था। गौरतलब है, इसकी वजह से 19, 20, 21, 22 तक इसका असर देखने को मिल सकता है। तेज हवाएं और साथ में भारी वर्षा होने के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। आपको हम बता दें कि इस चक्रवाती तूफान अम्फान का नाम अम्फान थाईलैंड के द्वारा दिया गया है। आज हम लोग यही जानेंगे कि तूफान या चक्रवात अम्फान है क्या, इसका जन्म कैसे हुआ, किन कारणों से इनका नाम दिया गया। वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल के दक्षिण पूर्वी भाग में निम्न दबाव क्षेत्र बना रहता है, जो धीरे धीरे बड़े डिप्रेशन के स्वरूप में बदल जाता है और बाद में एक पूर्ण चक्रवात के मध्य में ये फैल जाएगा, जिस स्काईमेट वेदर के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में मौसमी स्थितियों या वायुमंडलीय स्थितियों की अनुकूलन सही नहीं रह पाती हैं, जिसके कारण ये स्थिति बनती है और चक्रवात बन के सामने आते हैं। लेकिन स्काईमेट के अनुसार अगले 24 से 48 घंटे में भारी वर्षा और आंधी तूफान आने के संकेत प्राप्त हो रहे हैं, जिसका सर्वाधिक असर बंगाल व उड़ीसा के तटीय प्रदेशों में देखने को मिल सकता है। 2020 का ये पहला चक्रवातीय तूफान है। यहाँ तक कि ये भी बताया जा रहा है कि 21 साल बाद यानी सन 1999 के बाद ये पहली बार इतने बड़े या व्यापक रूप में कोई तूफान आने के संकेत प्राप्त हो रहे हैं, परंतु इसके कारण भारी नुकसान होने के भी संकेत मिल रहे हैं। केंद्र सरकार ने अभी तक 43 एनडीआरएफ कंपनियों को बंगाल और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में भेज चुकी है। अनुमान के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इसकी जो गति होगी वो 185 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 225 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। केरल के तटीय इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी इसके मुताबिक कोई भी तटीय क्षेत्रों में नहीं जा सकता है। अगर हम अम्फान या तूफानों की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में यह चक्रवात घड़ी के विपरीत दिशा में होते हैं, जबकि दक्षिणी दिशा में ये घड़ी के सुई की दिशा में चलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इसे हरिकेन, टाइफून आदि नामों से जाना जाता है। ऐसे बहुत कारण होते हैं जिनके कारण चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, लेकिन अधिकांशतः चक्रवात उष्णकटिबंधीय होते हैं, यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन इसको कहते हैं। इसका अगर हम बात करें तो भारत में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में सबसे ज्यादा जो तूफान पैदा होते हैं उन्हीं को हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के आसपास उठने वाले चक्रवात घड़ी की सुइयों की दिशा में आगे बढ़ते हैं, जिन्हें हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात या एक तूफान के नाम से जानते हैं। ऐसे तूफानों में जिनके मध्य में काफी दबाव क्षेत्र होता है, जिसके कारण ये चक्रवात उठते हैं। चक्रवातों के आने के बाद वर्षा, बिजली का चमकना, कड़कना प्रारंभ हो जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात तब उत्पन्न होते हैं जब नम हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं।
नम हवाओं के ऊपर उठने से गर्मी पैदा होती है। इस गर्मी की वजह से हवाओं की नमी में संघनन होने लगता है और बादल बन जाते हैं। इन्हीं बादलों के बनने के कारण पृथ्वी की ग्रेविटी रहती है और वो अपनी ग्रेविटी व गुरुत्वाकर्षण के कारण जो संघनन की स्थिति होती है, वर्षा हो, बादल से वर्षा बनते हैं और उसको नीचे की तरफ खींचते हैं, जिसे हम लोग बहुत आसानी से कह सकते हैं कि वर्षा हो रही है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी सेपिकल साइक्लोन आमतौर पे 30 डिग्री उत्तरी एवं 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं। इसकी वजह से इन अक्षांशों, इन चक्रवातों के मध्य पैदा होने वाली स्थितियों में देखा जाता है कि दबाव बहुत कम पाए जाते हैं। अगर दबाव कम पाए जाते हैं तो कोरियोलिसिस बल हमेशा कम माना जाता है। अगर कोरियोलिसिस बल कम हुआ तो चक्रवात भी कम पाए जाते हैं। लेकिन दोनों अक्षांशों में 30 अक्षांश के बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे पछुआ पवनों के आकार में स्थल पर पहुंचकर बहुत सारे परिवर्तन लाते हैं। आमतौर पे इनके प्रभाव से उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं और समुद्री सतह पर इनका तापमान अगर देखें तो 27 डिग्री से ऊपर होती है और कोरियोलिसिस बल का असर कम होता है, जिनके कारण हवाएं ऊपर की तरफ चलती हैं और बहुत आसानी से चक्रवातों का निर्माण हो जाता है। चक्रवातों के नाम के बारे में अगर एक बार चर्चा की जाए तो हिंद महासागर में आने वाले 8 देश भारत, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड जैसे देश को सम्मिलित किया गया है। यह सभी देश एक साथ मिलकर अपने अपने नामों को देते हैं। जैसे कि इस चक्रवात का नाम थाईलैंड के द्वारा अम्फान दिया गया है। देश एक सुलभ नाम जो आसानी से याद किया जा सके, ऐसे नामों की घोषणा करते हैं। इन नामों को चक्रवातों से आसानी से पहचाना जा सकता है। आमतौर पे किसी भी नाम को दोहराया नहीं जाता है। जब भी कोई चक्रवात का नाम दिया जाता है तो कोई भी देश ऐसे 10 नामों की एक सूची को तैयार रख करता है और उनको ये किसी भी जो उसे ठीक लगता है वो सासा निकाय या RSFC को ये देता है और वो इन नामों में से एक नाम को इस सूची के अनुसार कोई किसी भी तूफान को दे सकता है। लेकिन आने वाले समय में इस पे भारी परिवर्तन किए गए और लगभग अगर देखा जाए तो सासा निकाय के द्वारा अनुमोदित नामों के शामिल होने के बाद सन 2004 में चक्रवातों को RSFC के द्वारा अनुमोदित भी किया जाने लगा। लेकिन 19वीं शताब्दी के मध्य में अगर देखा जाए तो चक्रवाती तूफानों का नाम यहीं से रखना प्रारंभ किया गया था या ऐसे नामों की घोषणा की जाने लगी थी, जिसका मकसद था कि लोगों को आसानी से चक्रवातों को नाम या चक्रवात के बारे में पहचान बताई जा सके। जानकारों के मुताबिक नामांकन की जो स्थितियां हैं, जो प्रक्रिया है, वो बहुत ही एक जटिल होती है, परंतु आसानी से पहचाना जा सके, इसकी घोषणा की जा सके, इसके कारण इन नामों की सूचीबद्ध करके दिया जाता है। 1950 के मध्य की बात अगर किया जाए तो उस समय नामांकन की स्थिति बहुत ही अलग थी और अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार शब्दों का इस्तेमाल किया जाने लगा। 1953 में मायसी नेशनल हरिकेन सेंटर के द्वारा एक मिचियोलॉजी का प्रयोग किया जाने लगा, जिसके अनुसार किसी भी चक्रवात को अलग अलग तरीके से नामों का प्रयोग किया जाए। आज के समय में हर एक जितने भी चक्रवात हैं उनको उसी के नाम से जाना जाता है और इस तरह से इन नामों की पुष्टि की जाती है। आज हम लोग अम्फान चक्रवात की बात कर रहे थे कि जो कि थाईलैंड के द्वारा दिया गया नाम है। इस तूफान के कारण भारी नुकसान या भारी आपदा बंगाल और उड़ीसा जैसे स्थानों पर होने वाला है। इसकी गति 225 किलोमीटर तक मिल सकती है अभी तक मौसम विभाग के अनुसार। आज के लिए मित्रों धन्यवाद। आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें